वेल स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम फर्स्ट ईयर एचडीपी के फर्स्ट सेमेस्टर में पशु शरीर रचना विज्ञान यानी वेटनरी एनाटॉमी में चैप्टर नंबर 2 सेल यानी कोशिका के बारे में अध्ययन करेंगे। उसी को कंटिन्यूस करेंगे आज भी। इससे पहले के चैप्टर में हमने कोशिका में सेल ऑर्गेनेली यानी कोशिका के अंदर जो पाए जाने वाले कोशिकांग जो है उनके बारे में अध्ययन किया था। तो हमने पहले देखा था माइक्रोबॉडीज़ के बारे में कि माइक्रोबॉडीज़ जो है ये क्या होती है, कहाँ पाई जाती है। आज हम अध्ययन करेंगे केंद्रक का, न्यूक्लियस, जो सेल का मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑर्गेनेली है। मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑर्गेनेली जो सेल का है वो न्यूक्लियस है, यानी जिसको केंद्रक बोलते हैं, न्यूक्लियस, और उसको कैरियोन भी बोलते हैं। कैरियोन, KARYON, कैरियोन भी बोलते हैं। केंद्र की खोज का श्रेय जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि केंद्र की खोज का श्रेय किसको दिया जाता है, यानी ये रॉबर्ट ब्राउन नामक साइंटिस्ट को केंद्रक की खोज का श्रेय दिया जाता है। केंद्रक के अध्ययन को जो है वो कैरियोलॉजी बोलते हैं, उसको कैरियोलॉजी बोलते हैं केंद्रक के अध्ययन को। यानी जो हम न्यूक्लियस के स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं कैरियोलॉजी। सामान्यतः कोशिकाओं में जो है एक ही केंद्रक पाया जाता है, सिंगल न्यूक्लियस पाया जाता है, जो कल मैंने आपको बताया था। परंतु जो लीवर और कार्टिलेज की जो सेल्स होती है, लीवर की सेल्स और कार्टिलेज यानी उपस्थियों की कोशिकाओं में 2 केंद्रक होते हैं। और यदि कोशिका में अनेक केंद्रक पाए जाए ना, अनेक केंद्रक हो, तो उस अवस्था को सिंसीशियम कहते हैं। सिंसीशियम उस स्टेज को बोलते हैं। अगर अनेक केंद्रक पाए जाए कोशिका में तो उसको सिंसीशियम यानी SYNCYTIUM, सिंसीशियम उस स्टेज को बोलते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट है। केंद्रक के बारे में हम अध्ययन करते हैं कि केंद्रक में कौन कौन सी संरचनाएं पाई जाती है। तो केंद्रक में सबसे पहले जो संरचना पाई जाती है वो केंद्रक झिल्ली है, यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, जो न्यूक्लियस के चारों ओर पाई जाती है। यानी ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, जो न्यूक्लियस के चारों ओर जो मेम्ब्रेन पाई जाती है, झिल्ली जो पाई जाती है, ये दोहरी इकाई झिल्ली होती है, यानी डबल वॉल्ड ये स्ट्रक्चर है। इसकी 2 परत होती है, झिल्ली की 2 लेयर होती है, यानी दोहरी इकाई झिल्ली द्वारा बनी होती है। इसके अंदर जो है अष्टभुजाकार छिद्र पाए जाते हैं। इसमें छोटे छोटे होल, स्मॉल छिद्र जो होते हैं वो पाए जाते हैं इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में, जो अष्टभुजाकार होते हैं, जिनकी 8 भुजाएं होती हैं। छिद्र की 8 भुजा वाले छिद्र पाए जाते हैं। ये कोशिका झिल्ली जो है ये कोशिका द्रव्य को केंद्रक से पृथक रखती है। यानी ये जो कोशिका द्रव्य जो है उससे केंद्रक द्रव्य को पृथक रखती है। यानी जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर और न्यूक्लियस के बीच में जो द्रव्य पाया जाता है उसको बोलते हैं कोशिका द्रव्य। और जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर और न्यूक्लियस के बीच में, न्यूक्लियस में न्यूक्लियस पाया जाता है, उस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में जो द्रव्य पाया जाता है वो केंद्रक द्रव्य होता है। तो ये जो केंद्रक झिल्ली है ये कोशिका द्रव्य को केंद्रक द्रव्य से पृथक रखती है। अब सेल का जो डिवीजन होता है, विभाजन होता है, सेल का विभाजन, कोई भी सेल है, जीवित प्राणी यानी कोई भी जीवित चीज़ जो है उसमें उसकी सबसे छोटी इकाई जो है वो सेल होती है। सेल जो है 2 प्रकार के प्राणी होते हैं, एक प्रोकैरियोटिक और एक यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक में
मैंने आपको बताया था कि वो सिर्फ यूनिसेलुलर होते हैं, यानी उनमें एक ही सेल होती है। हमेशा उसमें मोस्टली एक ही सेल होती है, हमेशा ही उसमें एक सेल होती है। वन सेलुलर यूनिसेलुलर प्राणी जो होते हैं वो होते हैं प्रोकैरियोटिक, जिसमें ब्लू ग्रीन एल्गी, शैवाल जिसे बोलते हैं ब्लू ग्रीन, और एक होता है बैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा। ये जो जीव होते हैं जो एक सेल वाले होते हैं, इनको प्रोकैरियोटिक बोलते हैं, जिसमें जो केंद्रक है वो उसमें झिल्ली नहीं पाई जाती है, केंद्रक में झिल्ली नहीं होती है। और यूकैरियोटिक वो होते हैं जिनमें एक सेल भी हो सकता है, ज़्यादा सेल भी हो सकते हैं, लेकिन उनमें न्यूक्लियस के ऊपर झिल्ली पाई जाती है। न्यूक्लियस जो है वो बिल्कुल स्पष्ट रूप से विकसित होता है। तो जो भी प्राणी होते हैं, चाहे वो प्रोकैरियोटिक हो या यूकैरियोटिक हो, उनमें सेल का डिवीजन होता है। उनकी ग्रोथ करने के लिए सेल 1 से 2, 2 से 4 यूँ बनती है। वो आपने अपनी पहले वाली क्लासेस में, यानी सीनियर हायर सेकेंडरी में या मिडिल क्लास में, 9th क्लास में कभी न कभी आपने सेल विभाजन के बारे में पढ़ा होगा। तो जो सेल विभाजन की प्रोफेज अवस्था होती है, पहली अवस्था जिसे प्रोफेज बोलते हैं, उस प्रोफेज अवस्था में ये जो सेल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये लुप्त हो जाती है। जो सेल डिवीज़न की प्रोफेज अवस्था है वो मैं आगे आपको जब सेल डिवीज़न पढ़ाऊंगा तो डिटेल से बताऊंगा कि ये किस प्रकार से लुप्त हो जाती है। तो ये प्रोफेज अवस्था में, सेल डिवीज़न की प्रोफेज अवस्था में जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये लुप्त हो जाती है। और जो टीलोफेज अवस्था है, जो लास्ट वाली अवस्था जो है, चौथी अवस्था जो टीलोफेज है, उस अवस्था में ये पुनः प्रकट हो जाती है। जब सेल 2 में डिवाइड होने वाली होती है उसको टीलोफेज बोलते हैं। तो उसमें ये पुनः, तो आपके इसमें जो एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चन बन सकते हैं कि कैरियोलॉजी क्या है, सिंसीशियम क्या है, और जो ये केंद्रक झिल्ली है ये सेल डिवीज़न की कौन सी स्टेज में लुप्त हो जाती है और कौन सी स्टेज में वापस पुनः प्रकट हो जाती है। फिर आता है सेकंड, केंद्रक द्रव्य यानी न्यूक्लियोप्लाज्म। सेल में था साइटोप्लाज्म, अब न्यूक्लियस में है न्यूक्लियोप्लाज्म। यानी न्यूक्लियोप्लाज्म जो है या केंद्रक द्रव्य जो है वो, उसके अंदर न्यूक्लियोलस पाया जाता है। केंद्रक में एक गोल बॉडी होती है जिसको न्यूक्लियोलस बोलते हैं, जिसको केंद्रिका बोलते हैं। तो जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, बाहर की जो झिल्ली है, उस झिल्ली के और केंद्रक यानी न्यूक्लियोलस के बीच में जो पदार्थ पाया जाता है उसको न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। और न्यूक्लियोप्लाज्म जो है वो, उसमें प्रोटीन व फास्फोरस की मात्रा ज़्यादा होती है। न्यूक्लियोप्लाज्म जो है यानी केंद्रक द्रव्य जो है उसमें प्रोटीन और फास्फोरस की मात्रा ज़्यादा होती है। ये भी याद रखने वाली बात है कि ये केंद्रक द्रव्य में क्या चीज़ ज़्यादा पाई जाती है, तो उसमें प्रोटीन और फास्फोरस जो है उसकी मात्रा अधिक होती है। अब आते हैं हम केंद्रिका पे यानी न्यूक्लियोलस पे। इसकी खोज जो है, न्यूक्लियोलस मैंने आप बताया था, न्यूक्लियस के अंदर एक गोल संरचना पाई जाती है जिसको न्यूक्लियोलस बोलते हैं। इसकी खोज जो है फेंटाना नामक वैज्ञानिक ने की थी। न्यूक्लियोलस की खोज किसने की थी? फेंटाना नामक वैज्ञानिक ने की थी। ये जो केंद्रक जो है यानी केंद्रिका जो है यानी न्यूक्लियोलस जो है, ये इकाई झिल्ली विहीन संरचना है, यानी इसके ऊपर झिल्ली नहीं होती। इसका द्रव्य जो है वो वैसे ही साइटोप्लाज्म में पड़ा रहता है, इसके ऊपर झिल्ली नहीं होती है। ये झिल्ली विहीन संरचना है। जिन कोशिकाओं में तीव्रतापूर्वक प्रोटीन संश्लेषण होता है, कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण होता है, ये आप सब जानते हो। तो जिन कोशिकाओं में प्रोटीन का संश्लेषण तीव्रता से होता है यानी बहुत जल्दी होता है, उनमें केंद्रिका जो है यानी न्यूक्लियोलस जो है वो
पूर्ण विकसित और संख्या में अधिक होती है। यानी न्यूक्लियस जो है, जिन कोशिकाओं में प्रोटीन का संश्लेषण तीव्रता से होता है, उनमें न्यूक्लियस जो है वो पूर्ण विकसित होगा और संख्या में अधिक होगा। अब ये न्यूक्लियस में क्या पाया जाता है? न्यूक्लियस में आरएनए, डीएनए और प्रोटीन पाया जाता है। आरएनए, प्रोटीन व डीएनए पाया जाता है न्यूक्लियस में। अब ये आपका एग्जाम में प्रश्न आ सकता है कि न्यूक्लियस में क्या पाया जाता है। तो न्यूक्लियस में आरएनए, डीएनए और प्रोटीन पाए जाते हैं। नेक्स्ट जो है पार्ट वो है क्रोमेटिन नेटवर्क, यानी क्रोमेटिन जालिका जिसे बोलते हैं वो है। यानी इंटरफेज जो व्यवस्था है, केंद्रक विभाजन जो होता है, केंद्रक का जो विभाजन होता है उसकी 4 स्टेज होती है। यानी उसमें जो स्टेज उससे पहले है इंटरफेज जो है, इंटरफेज अवस्था के अंदर जो है सेल का विभाजन हो जाता है। नेक्स्ट विभाजन जब होता है उनके बीच की स्टेज होती है उसको इंटरफेज बोलते हैं, जिसमें सेल जो है नेक्स्ट विभाजन के लिए तैयारी करती है, उस स्टेज को इंटरफेज बोलते हैं। तो इंटरफेज अवस्था में जो केंद्रक होता है उसके केंद्रक द्रव्य में, यानी उसके न्यूक्लियोप्लाज्म में पाई जाने वाली जालिका रूपी संरचना को क्रोमेटिन जालिका कहते हैं। इंटरफेज स्टेज में जो न्यूक्लियस में या न्यूक्लियोप्लाज्म में जो जालिका रूपी संरचना पाई जाती है उसको क्रोमेटिन जालिका कहते हैं। इन पर पाए जाने वाले मोतियों के समान सघन पदार्थ को, यानी ये जो क्रोमेटिन है, इन क्रोमेटिन जो जालिका है उस जालिका के ऊपर छोटे छोटे मोती जैसे संरचना पाई जाती है। सघन पदार्थ होता है वो, कॉम्पैक्ट मेटेरियल जिसे बोलते हैं, वो उनको बोलते हैं क्रोमोमियर्स। उनको क्रोमोमियर्स या इडियोमियर्स बोलते हैं, आइडियोमियर्स या क्रोमोमियर्स बोलते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि भाई जो इंटरफेज स्टेज है केंद्रक के, जो इंटरफेज स्टेज है सेल डिवीजन की, उस स्टेज में केंद्रक के केंद्रक द्रव्य में यानी न्यूक्लियोप्लाज्म में पाई जाने वाली जालिका रूपी संरचना को क्रोमेटिन जालिका बोलते हैं। और इन क्रोमेटिन जालिका के ऊपर मोतियों के समान सघन पदार्थ पाए जाते हैं, उनको क्रोमोमियर्स या आइडियोमियर्स बोलते हैं, आइडियोमियर्स बोलते हैं। अब क्रोमेटिन जो है, क्रोमेटिन में डीएनए, आरएनए, स्टोन व नॉन स्टोन प्रोटीन्स पाई जाती है। यानी ये जो क्रोमेटिन है ये प्रोटीनस, इनमें प्रोटीन और डीएनए, आरएनए पाया जाता है। तो डीएनए, आरएनए और हिस्टोन और नॉन स्टोन प्रोटीन्स पाए जाते हैं। प्रोटीन 2 प्रकार के होते हैं, स्टोन प्रोटीन और नॉन स्टोन प्रोटीन। तो ये जो क्रोमेटिन है उसमें ये 4 चीज़ें पाई जाती है। तो ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि क्रोमेटिन में क्या चीज़ें पाई जाती है। तो क्रोमेटिन में डीएनए, आरएनए, स्टोन और नॉन स्टोन प्रोटीन पाई जाती है। कोशिका विभाजन के समय ये जालिका जो है, यानी ये क्रोमेटिन जालिका जो है, जो मैंने अभी आपको बताया था कि क्रोमेटिन जालिका जो है ये कोशिका विभाजन के समय, जब कोशिका का विभाजन होता है उस समय ये मोटे धागे सदृश संरचना बदल जाती है। जो मोटे धागे सदृश संरचना में बदल जाती है, जैसे मोटा धागा होता है वैसे ये बदल जाती है, जिन्हें गुणसूत्र या क्रोमोजोम कहते हैं। ये जो सेल डिवीजन के समय में ये मोटे धागे के रूप में बदलती है क्रोमेटिन जालिका, उनको गुणसूत्र या क्रोमोजोम्स बोलते हैं। तो ये भी आपको स्पष्ट हो गया कि गुणसूत्र या क्रोमोजोम किसको बोलते हैं। अब हम गुणसूत्र के बारे में अध्ययन करते हैं कि गुणसूत्र क्या है, क्रोमोजोम जो है वो है क्या आखिर में। तो गुणसूत्रों की खोज जो है, ये क्रोमोजोम की खोज नेगेली ने की थी। यानी अगर आपसे ये पूछा जाए कि क्रोमोजोम की या गुणसूत्र की खोज सबसे पहले किसने की थी, उसकी खोज की थी नेगेली ने। और फ्लेमिंग ने इनको नाम दिया क्रोमेटिन का। यानी
सबसे पहले गुणसूत्र की खोज की नेगेली नामक वैज्ञानिक ने की, और इनको क्रोमेटीन का नाम जो है वो दिया था फ्लेमिंग नाम के वैज्ञानिक ने को क्रोमेटीन का नाम दिया था। तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। और वाल्डेयर नाम के वैज्ञानिक ने इनको नाम दिया गुणसूत्र, यानी क्रोमोजोम का नाम दिया इनको। फ्लेमिंग ने इनको क्रोमेटीन नाम दिया, लेकिन जो वाल्डेयर था उसने इनको गुणसूत्र या क्रोमोजोम का नाम दिया। ये आपको तीनों वैज्ञानिकों ने क्या क्या काम किया था ये भी याद रखना, जो एग्जाम में अमूमन पूछा जाता है। ये फिल इन द ब्लैंक्स में और ट्रू फॉल्स में पूछे जाते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको याद करना। अब जो कोशिकाएं दो प्रकार की होती है शरीर में, किसी भी प्राणी के शरीर में, जानवरों के या ह्यूमन बीइंग में कोशिका दो प्रकार की सेल पाई जाती है बॉडी में। एक तो सोमेटिक सेल होती है जिनसे ऑर्गन बनते हैं, जैसे लीवर है, आपका स्टोमक है, ब्रेन है, हार्ट है, ये इनमें सोमेटिक सेल होते हैं, यानी कायिक कोशिका बोलते हैं इनको। इन कायिक कोशिकाओं में गुणसूत्र के दो सेट पाए जाते हैं। कोशिका में दो सेट पाए जाते हैं, गुणसूत्र के दो सेट होते हैं, तब इसको बोलते हैं द्विगुणित या डिप्लॉइड या द्विगुणित, या उसको 2n अवस्था बोलते हैं। 2n इसलिए बोलते हैं, n दो बार होते हैं तो 2n बोलते हैं उसको, 2n अवस्था बोलते हैं उसको, यानी द्विगुणित या दो गुणसूत्रों के दो सेट पाए जाते हैं सोमेटिक सेल्स में। जो कायिक कोशिकाएं, बॉडी में पाई जाने वाली कोशिकाओं में गुणसूत्र के दो सेट पाए जाते हैं, जबकि युग्मकों यानी गैमीट्स में गुणसूत्रों केवल एक ही सेट पाया जाता है, अतः इसे अगुणित या हिप्लॉइड या एन अवस्था कहते हैं। अब आप पूछोगे कि साहब गैमीट्स क्या होते हैं, तो गैमीट्स होते हैं स्पर्म और जो जनन कोशिकाएं होती हैं उनको गैमीट्स बोलते हैं। एक होता है ओवम, अंडा, जो फीमेल द्वारा स्रावित होता है ओवरी से अंडा बनता है, और मेल एनिमल में स्पर्मेटोजोआ जिसे शुक्राणु बोलते हैं वो बनता है, उसको बोलते हैं गैमिट। तो ये जब दोनों आपस में मिलते हैं, एक अंडा और एक स्पर्मेटोजोआ, इनमें जो है गुणसूत्र का सिर्फ एक ही सेट पाया जाता है, यानी दो सेट नहीं होते हैं इसमें। और अगर अंडा है फीमेल में तो उसमें गुणसूत्र का एक ही सेट होगा, अगर वो स्पर्मेटोजोआ यानी शुक्राणु है तो उसमें भी गुणसूत्र का एक ही सेट होगा, इसलिए इनको हेप्लॉइड या एन अवस्था या अगुणित अवस्था बोलते हैं। तो जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो जाइगोट बनता है, फिर उसमें सेल विभाजन होगा, तब जाके उसमें जो है फिर वो द्विगुणित सेल ही तैयार करते हैं। तो जीवों में गुणसूत्रों को दो श्रेणियों में बांटा गया है। जो गुणसूत्रों को कैसे बांटा गया है, कायिक गुणसूत्र और लैंगिक गुणसूत्र। यानी कायिक गुणसूत्र सोमेटिक क्रोमोजोम्स, वो मैंने आपको बताया था अंगों में जो सेल होती है उनमें पाया जाता है, और लैंगिक गुणसूत्र सेक्स क्रोमोजोम बोलते हैं जिनको, जो सेक्स का निर्धारण करते हैं। गुणसूत्र जो है ये तो आपको समझ में आ गया ना कि सेल दो प्रकार के होते हैं, सोमेटिक सेल और सेक्स क्रोमोजोम्स, यानी सोमेटिक क्रोमोजोम्स और सेक्स क्रोमोजोम्स। सोमेटिक क्रोमोजोम्स सोमेटिक सेल्स में पाए जाते हैं, यानी कायिक कोशिकाओं में, और जो सेक्स क्रोमोजोम्स है वो जिन्हें लैंगिक गुणसूत्र बोलते हैं, ये जेनेटिक सेल्स में पाए जाते हैं। गुणसूत्र की जो संरचना है, गुणसूत्र उसका संरचना ये है कि गुणसूत्र जो है चारों ओर से एक झिल्ली से आवरित होते हैं। गुणसूत्र के चारों ओर एक झिल्ली होती है जिसको पेलिकल नामक झिल्ली बोलते हैं, उसको पेलिकल नामक झिल्ली होती है जिससे ये आच्छादित होते हैं या आवरित होते हैं, तथा पेलिकल द्वारा परिसीमित द्रव्य को मैट्रिक्स बोलते हैं। जो गुणसूत्र के चारों तरफ जो पेलिकल झिल्ली होती है उसके अंदर जो द्रव्य भरा होता है उसको मैट्रिक्स बोलते हैं। तो ये मैट्रिक्स की, गुणसूत्र का मैट्रिक्स क्या है ये परिभाषा भी आपको आना चाहिए, और पेलिकल नामक झिल्ली क्या है ये भी आना चाहिए कि क्या है। मैट्रिक्स में डीएनए के बहुत से धागे यानी क्रोमोटोमेटा पाए जाते हैं। धागे जो होते हैं मैट्रिक्स में डीएनए के
बहुत से धागे पाए जाते हैं, डीएनए के धागे यानी थ्रेड्स पाए जाते हैं, जिनको क्रोमोनीमेटा बोलते हैं। तो आपको ये भी याद करना है क्रोमोनीमेटा क्या होते हैं। इन क्रोमोनीमेटा धागों पर निश्चित अंतराल पर, यानी ये जो क्रोमोनीमेटा धागे हैं यानी डीएनए के धागे जो पाए जाते हैं मैट्रिक्स में, जो डीएनए के बहुत से धागे पाए जाते हैं, इनको बोलते हैं क्रोमोनीमेटा। और इन क्रोमोनीमेटा पर निश्चित अंतराल पर संघनित कणिकाएं, यानी संघनित का मतलब होता है जो कॉम्पैक्ट सॉलिड कणिकाएं पाई जाती है निश्चित अंतराल पे, यानी इन धागों के निश्चित अंतराल पर संघनित कणिकाएं पाई जाती है जो क्रोमोमीर कहलाती है। उनको क्या बोलते हैं? क्रोमोमीर बोलते हैं। अगर ये जब आपकी प्रैक्टिकल की क्लास होगी उसमें मैं आपको ये समझाऊंगा कि ये क्रोमेटिन क्या होता है और क्रोमोमीर क्या होता है। अधिकांश गुणसूत्रों में एक सेंट्रोमीर ही होता है, जिस पर अधिकांश मतलब ज़्यादातर जो गुणसूत्र होते हैं उनमें एक सेंट्रोमीर या प्राथमिक संकुचन पाया जाता है। एक सेंट्रोमीर या प्राथमिक संकुचन पाया जाता है जिस पर स्थित काइनेटोकोर नामक संरचना से कोशिका विभाजन के दौरान स्पिंडल फाइबर्स की सूक्ष्म नलिकाएं जुड़ती है, स्पिंडल फाइबर बनता है। ये जब आप कोशिका विभाजन को मैं पढ़ाऊंगा तब आपको बताऊंगा कि ये जो स्पिंडल फाइबर्स क्या होते हैं और काइनेटोकोर नामक संरचना क्या होती है। अब ये आपको ये याद करना है कि अधिकांश गुणसूत्रों में एक ही सेंट्रोमियर पाया जाता है और वो सेंट्रोमियर जो है वो काइनेटोकोर नामक संरचना से कोशिका विभाजन के समय तर्कुतंतु की सूक्ष्म नलिकाओं से जुड़ती है। और सेंट्रोमियर जो है मैंने बताया अभी इनमें डीएनए के बहुत से धागे जो होते हैं या जिनको हमने क्रोमोमीयर कहलाते हैं। अधिकांश गुणसूत्रों में जो गुणसूत्र है उस गुणसूत्र में जो सेंट्रोमियर होता है ऊपर, अब वो सेंट्रोमियर जो है गुणसूत्र पे कहाँ पे लगा हुआ है, कहाँ पे जुड़ा हुआ है, उस स्थिति के आधार पर गुणसूत्र को 4 प्रकार में बांटा गया है। सेंट्रोमियर की स्थिति के आधार पर गुणसूत्र जो है 4 प्रकार के होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? एक होता है टीलोसेंट्रिक, एक होता है एक्रोसेंट्रिक और एक सब मेटासेंट्रिक और एक होता है मेटासेंट्रिक। ये आपके पेज नंबर 27 पे दिया हुआ है। टीलोसेंट्रिक वो होते हैं गुणसूत्र जिनमें सेंट्रोमियर गुणसूत्र के किनारे पे होता है, बिल्कुल जो किनारा होता है वहाँ पे स्थित होता है सेंट्रोमियर। यानी गुणसूत्र के किनारे पर जब सेंट्रोमियर स्थित होता है तो उसको बोलते हैं टीलोसेंट्रिक गुणसूत्र। और अगर सेंट्रोमियर गुणसूत्र के किनारे से थोड़ा अंदर की साइड में होगा, किनारे से थोड़ा अंदर की साइड में होगा तो उसको बोलते हैं एक्रोसेंट्रिक। और जब सेंट्रोमियर गुणसूत्र के मिडिल साइड की ओर ज़्यादा होता है, मध्य की ओर ज़्यादा होता है तो उसको बोलते हैं सब मेटासेंट्रिक। और जब वो सेंट्रोमियर गुणसूत्र के बिल्कुल मिडल में होता है तो उसको मेटासेंट्रिक बोलते हैं। तो ये इसके गुणसूत्र के 4 प्रकार हैं, टीलोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक और मेटासेंट्रिक। यानी इनको याद कर लो, ये सिर्फ सेंट्रोमियर की गुणसूत्र के पे पाए जाने वाली पोजीशन के आधार पर इनका वर्गीकरण है। आज हम इतना ही अध्ययन करेंगे। ये सारे सेल ऑर्गेनेली के बारे में हमने अध्ययन किया, कितने प्रकार के ऑर्गेनेली पाई जाती है, उनका क्या क्या काम होता है। और अब आप जब आपने ये चीज़ें पढ़ ली सेल के संरचना के बारे में, जब आपको पूरा ज्ञान हो गया कि सेल की संरचना कैसे होती है, तो अब आप जो सेल विभाजन होता है, कोशिका विभाजन यानी शरीर का वृद्धि जो है, वृद्धि या उसमें टूट फूट जो होती है उसका रिपेयरमेंट, ये सेल डिवीजन से ही संभव होता है। एक सेल से 2 सेल, 2 से 4 बढ़ती तब जाके सेल जो है बॉडी का विकास होता है। अब कैसे होता है कोशिका विभाजन, ये हम कल के अध्याय में पढ़ेंगे। कल का लेक्चर जो है वो उसी पे होगा। धन्यवाद।